हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है रेलवे एंड टीपीसी ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं साइंस एनालिसिस। दोस्तों ये चल रहा हमारा एनालिसिस फिजिक्स का, और आज ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग फिजिक्स के पहले दो वीडियो में मेजरमेंट, उसके बाद जो है जो तरंगे थी तरंगों के बारे में, फिर प्रकाशिकी के बारे में, उष्मा के बारे में, चार टॉपिक पे पूरा डिस्कस कर लिया। आज हम लोग मोशन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा पदार्थ की कुछ क्वालिटी होती है, जैसे पृष्ठ तनाव, डेंसिटी, श्यानता, उत्प्लावन बल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारा चुंबकत्व है, फिर विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग तीन चार टॉपिक बचे हैं, इस पे कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे 11, 12, 13 टेस्ट पेपर, जिसमें हम लोग करेंगे एनालिसिस। तो सबसे पहले इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊँगा। और यदि आप पूरा अच्छे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे भौतिक विज्ञान का फिजिक्स महा मैराथन क्लास है, सुरेश्वर सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, वहाँ पे जाके सारी क्लास ले लीजिए। यदि आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो हमारा जो इसका उद्देश्य है कि आपका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाना, रिवीजन करवाना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इसलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने बताया था कि जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं, और ऊष्मा से संबंधित एक चीज़ मैंने बताया था कि जैसे ही जब आप किसी पहाड़ पे जाते हो, पहाड़ पे गए तो वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है वो घटता है, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है वहाँ पे घट जाता है। और वायुमंडलीय दबाव घटने से जो उसका क्वथनांक होता है, एक चीज़ क्वथनांक, ये भी घट जाता है। क्वथनांक क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ उबलने लगे, ठीक है, कोई चीज़ जब जिस टेम्परेचर पर उबलने लगे वही उसका क्वथनांक कहलाता है। तो ये बहुत कम ही टेम्परेचर पे पानी वहाँ उबलने लगता है पहाड़ों पे। तो कम टेम्परेचर का मतलब कम उष्मा, कम टेम्परेचर का मतलब कम उष्मा में ही ये उबलने लगता है। अब बताओ, ये खाना आप पका रहे हो, यदि उसको कम उष्मा मिल रही है तो क्या ठीक से पकेगा खाना? तो कहोगे नहीं। इसलिए पहाड़ों पर खाना पकने में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छे से नहीं पकता है, समय लगता है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है। वायुमंडलीय दाब घटने से वहाँ पे जो आपका क्वथनांक है वो भी घट जाता है। मतलब ये कम टेम्परेचर पे ही है। एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कल वाले वीडियो में, तो कम टेम्परेचर पे ही वो उबलने लगता है। कम टेम्परेचर का मतलब उसे कम ऊष्मा मिली, कम ऊष्मा मिलेगी तो इसका मतलब उसको पकने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि पहाड़ पे या ऊंचाई बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन यदि इसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं, जैसे नमक मिला देते हैं, तब इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए देखो, जब खाना पकाते हैं, दाल में जब नमक डाल देते हैं तो दाल अच्छे से पक जाती है। क्यों? क्योंकि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी क्वथनांक जो होता था 100 डिग्री सेल्सियस, ये बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ जाएगा, मान लो 125 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हम ज़्यादा उष्मा दे रहे हैं। जब ज़्यादा उष्मा देंगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से पक जाएगा। ठीक है, तो कोई अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन ऊपर जाने पर क्वथनांक घटता है। क्वथनांक घटने से खाना देर से पकेगा। भाई क्वथनांक घटेगा, इसका मतलब कम टेम्परेचर देना रहेगा, इसका मतलब कम उष्मा दे रहे हैं, कम उष्मा दे रहे हैं मतलब उसको ज़्यादा समय लगेगा पकने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक और यहाँ पे है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ये नियम दिया था किरचॉफ का, यही नियम है कि जो अच्छे अवशोषक हैं, जैसे रेगिस्तान जो होता है वहाँ पे खूब वो गर्म हो जाता है दिन में, लेकिन रात में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो अच्छे अवशोषक अच्छे क्या होते हैं, उत्सर्जक होते हैं, या अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप जान लो। उसके बाद संपीड़ित जो गैस होते हैं, इनको छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाता है। इसके अलावा 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक के टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जैसे थर्मामीटर होता है, तो उसी तरीके से पायरोमीटर होता है। इसके अलावा जो स्वचालित इंजन होते हैं हिमरोधी की, वो जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल भराते हो, पेट्रोल ना जमे, इसके लिए क्या हिमरोधी डाला जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है। ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पे जो जैसे हम लोग थर्मामीटर लाते हैं उसमें पारा भरा होता है, लेकिन ठंडे स्थानों पर पारे की जगह पे अल्कोहल को तापमापी के द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक क्या होता है, कम होता है। मतलब जहाँ पे पारा -29 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, वहीं जो ये होता है ये 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लगभग जमता है। ठीक है, तो माइनस में ठीक है, मतलब ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर डाउन चला जाता है, कम चला जाता है, तो -29 डिग्री पे ही पारा जम जाता है। पारा जम जाएगा तो टेम्परेचर कैसे मापेंगे? इसलिए वहाँ पे
एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, द्रवांक के रूप में। तो ये पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग आज जो टॉपिक है हमारा मोशन पे बात करते हैं। मोशन क्या होता है? आप गति जानते हो कि एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है, एकांक समय में चली गई दूरी ही आपकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। यदि आपकी चाल में प्रति सेकंड या कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहा है, पहले आप पर सेकंड 2 की स्पीड से मान लो जा रहे थे 2 मीटर, अब थोड़ी देर बाद आपका 4 मीटर हो गया, ये देखिए 2 से 4 पहुंच गई ना आपकी चाल। ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन की दर, चाल में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ओके, अब यदि आप मान लीजिए कोई एक समान त्वरण से कोई वस्तु लिफ्ट में, आप यहाँ से लिफ्ट में व्यक्ति ऊपर की ओर आता है या तो कैसा अनुभव करता है? वो हल्का अनुभव करेगा। इसके बाद सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हमारी परिक्रमा करती है, ये जितने भी ग्रह हैं सब परिक्रमा करते हैं। तो ये जो सबसे निकटस्थ मतलब सबसे कम दूरी यहाँ पे होगी, इसको बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं इसको? पेरिजी बोलते हैं, जब सबसे पास रहता है। तो जब ये सबसे पास रहेगा उस समय इसकी चाल क्या हो जाती है? उसकी चाल अधिक, जो कोणीय चाल होती है वो अधिक होती है, और दूर रहने पर उसकी कोणीय चाल क्या होती है? कम होती है, दूर रहने पे, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये जो बताया था कि किस स्पीड से सूर्य के चारों ओर ये सब जो है चक्कर लगा रही, किस स्पीड से गति कर रही हैं, ये दिया था केपलर। तो केपलर के प्रथम नियम से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये हुआ था कि जो सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह हैं ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ओके, अब ये बात आती है कि जो ग्रह सूर्य के सबसे, जैसे बुध है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, इसलिए इसका जो परिक्रमण काल होता है वो कम होगा। जो ज़्यादा दूर होगा, देखिए आप खुद ही देखिए, ज़्यादा दूर होगा इतना चक्कर लगाना पड़े, पास हो तो इतना ही लगाना पड़ेगा ना। तो जो ज़्यादा दूर होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा, और जो कम दूर होगा उसको कम समय लगेगा। तो ये जो समय लगता है इसको बोलते हैं परिक्रमण काल। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग क्या होता है? ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, और ग्रह का वेग कम होगा जब सूर्य के से दूर होगा, तो उसका वेग क्या होगा? कम होगा। अगला है कि सूर्य के निकट पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल कैसा होता है? तो वो कम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना किस प्रकार की गति करती है? जो अपने अक्ष पे जो लट्टू जैसे घूमता है उसको घूर्णन गति बोलते हैं, और जो चारों ओर घूमती है सूर्य के, इसको बोलते हैं परिक्रमण। तो ये चीज़ बताया भी था कि अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसको बताया था आर्यभट्ट ने। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। और सूर्य के चारों ओर घूमती है इसको बताया था कॉपरनिकस ने। किसने बताया था? ये कॉपरनिकस ने के लिए बताया था कि सूर्य जो है केंद्र में है, उसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, और ये बताया था कॉपरनिकस ने। लेकिन बताया था कि अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, ये बताया था आर्यभट्ट ने, ठीक है। इसके बाद ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जहाज जो होते हैं उनकी गति को नॉट में मापा जाता है। जो पानी का जहाज होता है उसको, उसकी गति को नॉट में, जैसे 25 नॉट हम लोग बोलते हैं ना, 25 किलोमीटर पर आवर, उसको नॉट में। जो वायुयान होते हैं या जेट विमान होते हैं उनकी गति को मैक में मापा जाता है। मैक क्या होता है? ये जो ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की गति के आधार पे हम लोग मैक संख्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जहाज़ों की गति को नॉट में मापते हैं। तोप से छोटे हुए गोले, जब तोप को किया जाता है तो आप देखते होंगे ऐसे गोला जाता है ना, ये कैसा पथ होता है? ये परवलयाकार पथ होता है। और न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया था। क्या है? प्रिंसिपिया है न्यूटन की पुस्तक का नाम। अब आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें मोशन से संबंधित है। इसके अलावा जो गति है, गति से संबंधित न्यूटन ने 3 नियम दिया था, आपको मैंने बताया था। पहला नियम दिया था इन्होंने कि यदि कोई वस्तु विराम में है, मतलब रुकी हुई है, तो वो विराम में रहेगी, मतलब रुकी ही रहेगी। या वो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। तब कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो अपनी ही स्थिति में रहेगी। ये दिया था, बल की परिभाषा को दिया था न्यूटन ने। दूसरा नियम दिया था इन्होंने, जो न्यूटन का दूसरा नियम, इससे एक व्यंजक दिया था कि बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का दिया था कि जिस पर हम जितना बल लगाते हैं उसके विपरीत वो भी उतना ही बल लगाता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे देखिए आपका न्यूटन का तृतीय नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से जब गोली छोड़ते समय हम लोग क्या करते हैं?
पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। या रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो पीछे क्या है, उसका धुआं निकलता है ना, ये धुआं पीछे निकलता है और रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये पीछे की ओर, ये ऊपर की ओर, उतना ही फोर्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। पृथ्वी से ही यदि किसी चीज़ को, पृथ्वी का आप जानते हो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज़ पृथ्वी पर आकर्षित होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो आके नीचे ही गिरती है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन यदि हम किसी भी पिंड को, जैसे आप देखते हो रॉकेट या जो आप चंद्रमा वगैरह पे भेजते हैं ना, रॉकेट या अंतरिक्ष यान वगैरह जो होते हैं, जब इनको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यदि कर दें, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी चीज़ को प्रक्षेपित कर दें, तो वो फिर वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी, बल्कि वायुमंडल को छोड़ करके चली जाएगी। इसी जो न्यूनतम ये सीमा है ना, वेग, इसी को पलायन वेग बोलते हैं। क्या? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 25 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन वेग का कोई भी पिंड हो, उसका पलायन वेग हमेशा इतना ही होगा, ठीक है। ये चाहे 25 ग्राम का हो, चाहे 25,000 ग्राम का हो, उसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगा। मान लीजिए दो वस्तु, एक वस्तु 2 किलोग्राम का, एक वस्तु 10 किलोग्राम का, दोनों को एक साथ पृथ्वी पर, ऐसे मान लो आप छत पे खड़े हो, यहाँ से दोनों को आप गिरा रहे हो, ठीक है। ये 2 किलो बटखरा है, ये 10 किलो बटखरा है, तो अब सबसे पहले कौन गिरेगा? तो कुछ लोग सोचेंगे अरे ये वाला भारी ही है, पहले गिरेगा। नहीं, दोनों एक साथ गिरेंगे। क्या होंगे? दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान कुछ भी हो, ये आपके गुरुत्व त्वरण से ही डिपेंड करता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कब गिरेंगे? दोनों एक साथ पहुंचेंगे पृथ्वी पर। ऐसे ही पलायन वेग भी चाहे 25 ग्राम का हो, चाहे 25,000 ग्राम का हो, दोनों के लिए पलायन वेग क्या होगी? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी स्पीड से किसी पिंड को फेंक दिया जाए तो वो फिर पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी। फिर देखिए 40 ग्राम का कर दिया है तो भी वही रहेगा। किस बल के बिना वस्तु एकड़ की वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है? अब देखिए, जैसे ये आप कभी कभी यहाँ देखे होंगे कि यहाँ आप रहते हो और हाथ पकड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति का ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते थे ना बचपन में, गोल गोल। तो ये क्यों होता है? या अभी मान लीजिए एक रस्सी लीजिए, वहाँ पे कोई चीज़ बांध लीजिए और ऐसे आप हाथ से घुमाते थे, ऐसे हाथ से घुमाते थे, तो देखिए एक प्रकार से अंदर की ओर क्या लगता है? फोर्स लगता है, ठीक है। इसी कारण से ये वृत्ताकार पथ पे गति कर सकता है। उस फोर्स को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मतलब अब केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, इसीलिए वो वृत्ताकार पथ पर गति कर सकती है। लेकिन यदि ये केंद्र की ओर एक बल लगता है, एक आभासी बल लगता है, काल्पनिक, वो रहता नहीं लेकिन लगता है, इसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल ये बाहर की ओर लगता है, जस्ट विपरीत। जैसे न्यूटन ने बोला था ना कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि जितना आप इधर लगाओगे उतना ही विपरीत लगेगा। तो सेम कोई चीज़ वृत्ताकार पथ पर कर रहा है तो वो किस कारण से? अभिकेंद्रीय बल हो, जो बाहर की ओर लगता है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ओके, अब अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। आप जानते हो कि जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वो इसको किसने दिया था? नील बोर ने दिया था कि ये बीच में नाभिक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते। इस नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर होते हैं, ठीक है। तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ये सारी चीज़ आप जानते होंगे। न्यूट्रॉन की चैडविक ने किया था, जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन ने, और गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को प्रोटॉन के लिए कहीं कहीं माना जाता है। तो यदि आपका ऑप्शन दोनों है तो आप रदरफोर्ड को मारिएगा, ठीक है। कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दिया जाता है, आप रदरफोर्ड ही मार दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, ये भी अपकेंद्रीय बल का है। चौराहे पर जब आप मुड़ते हो तो साइकिल को थोड़ा झुका लेते हो ना, या जब ट्रेन चलती है, ट्रेन यदि मोड़ हो ऐसे तो ट्रेन भी ऐसे थोड़ा सा झुक जाती है, ठीक है। तो ये सब अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर फोर्स लगता है, ये अपकेंद्रीय बल है। कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, सर्कस में मौत का कुआं, ये सब क्या है? ये आपका अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ओके, अब प्रोजेक्शन मोशन क्या होता है? जैसे जो प्रोजेक्शन मोशन होता है, प्रक्षेप गति, जैसे यहाँ से आप कोई चीज़ फेंकते हो तो ऐसे ही जाके गिरता है तो ज़्यादा लंबी दूरी ट्रेवल करता है, ठीक है। आप ऐसे सीधे सीधे तो आता नहीं है, ऐसे ही आप ऊपर की ओर फेंकते हो, भाला फेंकते हुए आपने देखा होगा, तो ऐसे रॉकेट भी जाता तो ऐसे ही उड़ के गिरता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद, बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद,
अब आप जब बॉल मारते हो तो देखिए जब छक्का जाता तो ऐसे ही तो गिरता है, तो यही इसी को प्रक्षेपक गति बोलते हैं। और ये जितनी दूरी ये ऐसे जितनी दूरी ये ट्रेवल की इसको परास बोला जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा परास, यदि छक्का मारना है और सबसे लंबा छक्का जाए तो आप 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री कोण पे, सेल्सियस नहीं 45 डिग्री कोण पे यदि किसी चीज़ को आप ऐसे मारिए तो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो घूर्णन क्या होता है? घूर्णन अपने पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या लट्टू का नाचना या पंखा जो ऐसे ऐसे करता ना, यहाँ सेंटर से इसके चारों ओर ऐसे पंखा घूमता रहता है, ये क्या है? पंखे के ब्लेडों की गति, ये सब क्या घूर्णन गति का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें। ओके, यदि हम एक गेंद को छत से नीचे की ओर गिराएं, ठीक उसी समय एक दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंके तो दोनों गेंद पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरेंगी परंतु एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, दोनों एक साथ पहुंचेंगी अलग अलग स्थानों पर एक साथ, लेकिन वो करें। ठीक है, तोप से छोटे, वही वाला जो मैंने बताया, तोप से छोटे छूटे गोले का गमन कैसा होता है? परवलयाकार। ये क्या है? परवलयाकार गति होती है, परंतु बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का पथ जो होता है वो परवलयाकार नहीं होगा। ठीक है, मिसाइलों का। फिर पिंड का अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको मैंने बता दिया 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री कोण पे आपको उसको क्या प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। यदि कोई पिंड ठीक पृथ्वी तल के बजाय तल से कुछ ऊपर उठकर फेंका जाए तो पृथ्वी पर अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए उसे 45 डिग्री से कुछ कम कोण पर फेंकना चाहिए। जैसे भाला फेंकते समय, जेवलिन थ्रो करते समय आप ऐसे दौड़ के आते हो ना, अब बताओ पृथ्वी से तो कर नहीं रहे हो, आपका हाथ है, आपका हाथ ऊपर है, वहाँ से आप कर रहे हो, तो आपको 45 डिग्री से थोड़ा सा घटा करके आपको फेंकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी यदि क्षैतिज वृत्त में अचल चाल से कोई एक वस्तु घूम रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होती है? अच्छा, एक चीज़ अभी ऊर्जा के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है और दूसरी गतिज ऊर्जा। स्थितिज और गतिज, जो उसकी गति के कारण होता है वो गतिज ऊर्जा, और जो उसकी स्थिति के कारण होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा क्या? मोशन यहाँ पे होता है, मतलब चाल होती है, हाफ mv²। ये वेग के पे डिपेंड करती है, यदि इसको आप नियत किए रहोगे मतलब, तो ये क्या है? इसकी गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा यदि v आपका नियत है, मान लीजिए कोई पिंड है 1 किलोग्राम का, कोई गेंद है, उसकी चाल नियत है, इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? उसकी गतिज ऊर्जा नियत है। ओके, अब आइए कुछ चीज़ें और देखते हैं हम लोग इमोशन से संबंधित। अच्छा, अब देखिए यदि वृत्ताकार कक्षा में कोई चीज़ चक्कर लगा रहा, जाहिर सी बात है इसका जो अभिकेंद्रीय बल होगा किधर लगेगा? केंद्र की ओर लगेगा, और ये क्या होगा? त्रिज्या होगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कहीं यहाँ डायरेक्शन लंबवत, देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो त्वरण जो होता है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। दिशा ये एक सदिश राशि होती है, तो इसका त्वरण क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब त्वरण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर जो त्वरण लगता है पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। आपको मैंने बताया था ये पृथ्वी है, यदि पृथ्वी से ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। क्या करता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान घटता है। नॉर्मली गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। कहीं कहीं हम नॉर्मली ये दिया है क्वेश्चन में तो 10 भी मान सकता है, लेकिन 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान होता है, ये एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। यदि आप पृथ्वी के जो ध्रुव होता है, पृथ्वी का जो ध्रुव ये चपटा होता है, तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये घूम रहा है, तो ये वाला इस सिरा तो ऐसे बांध दो आप, ये ज़्यादा तो घूमेगा है नहीं, ज़्यादा दूरी तो ये ट्रेवल करेगा नहीं, तो इस घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम होता है। क्या होता है? जी का मान कम होता है। जितना ऐसे जो चक्कर लगाता है ना, घूमता है, इसके कारण जी का मान कम होता है। इसलिए जो ये ध्रुव हैं यहाँ पर जी का मान अधिकतम होगा। क्या होगा? जी का मान अधिकतम। और सबसे कम कहाँ होगा? ये देखिए सबसे कम कहाँ होगा? इस विषुवत रेखा पर। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर इसका जी का मान सबसे कम होगा, और जो ध्रुव है उस पर जी का मान सबसे अधिक होता है। यदि हम इसके घूर्णन को बढ़ाएं तो इस ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन और सारे स्थानों पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बदल जाएगा। ठीक है, यदि गुरुत्वीय त्वरण जो ये घूर्णन हो रहा है, यदि घूर्णन ना होता तो पृथ्वी के
सभी स्थानों पर जी का मान क्या हो जाता है, जी का मान समान रहता है। ओके, इसके अलावा जो पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ देखिए, यदि कोई चीज लिफ्ट ऊपर लेकर जा रहा है व्यक्ति, तो अपने भार का दुगना होता है, इस दिशा में लिफ्ट का त्वरण क्या होगा, जी। ठीक है, यदि कोई चीज पृथ्वी से संबंधित है, जी, और इसी जी के कारण ही उसका भार देखने को मिलता है। चंद्रमा पर यदि जाए तो जी का मान 1/6 होता है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर 60 किलो का है तो वो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 10 किलो का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये परवलयाकार आप ये समझ ही गए, हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं बल कितने प्रकार का होता है। तो न्यूटन का मैंने आपको बताया था, जो फोर्स, न्यूटन का पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से F=ma, ये वाला फॉर्मूला मिलता है, तीसरा आप जानते हो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, जो आपको मैंने बताया था F=G m1m2/r², ये वाला बल लगता है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, ये जो है जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सब होते हैं ना, तो जो दो समान आवेश वाले जो पार्टिकल होते हैं, ये एक दूसरे को, आप बताओ, एक ही नेचर के दो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत वाले, एक मतलब पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। 2 प्रकार का बल लगता है। तो विद्युत चुंबकीय बल भी वहाँ काम करता है। नाभिकीय बल, ये आपका केंद्रक में होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला दुर्बल बल, कुछ इस तरीके। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ऐसे था तो बता दिया। अब आइए देखते हैं कि घर्षण बल क्या होता है। आप घर्षण बल से एकदम पूरा फैमिलियर हो गए। जो टायर होता है, क्यों आपका, ताकि फिसलन ना हो। ठीक है, घर्षण बल से फिसलन ना हो, इन सारी चीज़ों को रोकता है। ठीक है, ये जो आपका ब्रेक वगैरह है, इसी पे काम करता है। या हम जो चलते हैं, या माचिस की तीली कैसे जलती है भाई, खुरदुरा रहता है ना, तो खुरदुरा रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण से वो माचिस जल जाती है। तो घर्षण बल से हानि क्या होती है, घर्षण बल से हानि कि घर्षण बल के कारण ही वाहनों के टायर जो है वो घिस जाते हैं, जूते जो है घर्षण बल के कारण ही घिस जाते हैं। लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। अब जैसे पहियों के जो छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, घर्षण बल बढ़ा देता है, जिससे वो वाहन फिसलते नहीं है। ठीक है, और जूते में छोटे छोटे वो रहते हैं छेद, या जैसे बर्फ वाले क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो जूते में छोटे छोटे छेद रहते हैं, जिससे हम फिसलें ना। ठीक, तो ये फ़ायदा है। स्नेह का प्रयोग, जैसे तेल, ग्रीस, ये सब, बॉल बियरिंग, ठीक है, जो छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं ना पहिए में, ये सब लगा करके उसके घर्षण को कम किया जाता है। अब ये इतनी सारे बल के बारे में। अब बल को जैसे आप देखते होंगे कि कुछ भारी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे औजार बनाए जाते हैं जिनसे कम बल लगता है। ठीक, और ज़्यादा ज़्यादा सामान को उठाया जा सकता है। मान लीजिए आप देखते होंगे कि स्टेशनों पर आप जाते होंगे तो वहाँ पे ढेर सारा ऐसे सारा सामान लाद दिया जाता है, और एक आदमी उसको ठेल के जो है लेकर वो सामान चला जाता है। लेकिन क्या उसको एक साथ उठाने के लिए बोल दिया जाए, तब तो उसके नीचे दब जाएगा, ले जा पाएगा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको कम बल लगाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के जो सिस्टम बनाए जाते हैं, जो मशीनें बनाई जाती हैं, उनको लीवर या उत्तोलक कहते हैं। ये लीवर या उत्तोलक क्या करते हैं कि जो बल है, बल को घटा देते हैं। जो आपको बल लगाना होता है उसको क्या कर देते हैं, ये घटा देते हैं। ये मान लिया जाए आपको एक सुपारी दे दिया जाए, इसको बोला जाए कि हाथ से तोड़ो, तो क्या आप तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, लेकिन वही सरौता दे दिया जाए तो आप आसानी से इसको काट ले जाते हो। तो इस प्रकार से उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तोलक का मतलब क्या हुआ कि इसको एक अवलंब से, एक जगह इसको एक आधार दे दिया जाता है, वहाँ से 3 पॉइंट बने। जैसे तराजू है, तराजू को यहाँ से आप पकड़ लेते हो, और यहाँ एक बन जाता है, एक यहाँ बन जाता है। ठीक है, ये 2 बन जाते हैं। तो कितने यहाँ पे, एक तो ये आधार इसको दे रहा है, यहाँ से आप पकड़ रहे हो, ये आधार दे दिया, यहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो इसी प्रकार से मतलब 3 पॉइंट होते हैं। इन 3 पॉइंट में आप या तो यहाँ पकड़ोगे, या तो यहाँ पकड़ोगे, या तो यहाँ पकड़ोगे। ठीक है, मतलब या तो यहाँ पकड़ोगे, या तो यहाँ पकड़ोगे, या तो यहाँ। 3 पॉइंट है तो 3 जगह से। इसी प्रकार से जो उत्तोलक या लीवर इसको बोलते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार का लीवर कहते हैं। तो उत्तोलक एक सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। बल आघूर्ण यही है कि जैसे आप दरवाज़ा देखते होगे, दरवाजे के ये कुंडी यहाँ किनारे पे लगी होती ताकि आसानी से दरवाज़ा खुल जाए। ठीक है, यहाँ पे कुंडी यहाँ लगी रहती ना, ऐसे आप करते हो आसानी से खुल जाता है। तो ये देखिए बल आघूर्ण, यहाँ कम बल लगाना पड़ता है। तो ये बल आघूर्ण यही है।
तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे ये भी काम करती है, जैसे चिमटा, घिरनी, सरौता आदि ये उत्तोलक कहलाते हैं। अब आप देखिए कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी, तराजू, हैंडपंप, ये सब क्या है, ये आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। जैसे आप देखिए कैंची में क्या होता है, बीच में यहाँ रहता है और इस किनारे से ऐसे ही होता है ना कैंची, यहाँ पे आप पकड़ते हो, ये बीच में देखिए ये अवलंब हो गया और यहाँ पे काम होता है। तो जब पहला ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। दूसरा आप देख रहे होंगे नींबू वाला, तो यही जो आपका यहाँ पे केंद्र में था ना, ये प्रथम श्रेणी, ये खिसक करके आगे आ जाता। नींबू वाला आप देखते होंगे या सरौता देखते होंगे, तो यहाँ पे ये बंधा रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे आप काटते हो, यहाँ से आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, यहाँ से आप फोर्स लगाते हो, यहाँ पे बंधा रहता। तो जो बीच में था पहले बंधा कैंची वाला प्रथम श्रेणी, सरौता का आप ऐसे फिगर देख लीजिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। इसके अलावा तृतीय जो चिमटा होता है, चिमटा, ये एक तो यहाँ हो गया, ये द्वितीय जो बीच में है, मतलब आधार जो इसको रोके रखता है, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। यदि बीच किनारे पे है, मतलब पीछे है, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। यदि ये आगे की तरफ है तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। जैसे चिमटा आप देखते हैं, चिमटा यहाँ पे बंधा रहता है और आप बीच में दबाते हो, काम आगे होता है, तो चिमटा ये क्या है, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप ऐसे यदि आ जाता है तो आप जान जाओगे, ठीक है, इसको आप देख लेना, एक बार रीडिंग कर लेना। तो ये उत्तोलक से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए गुरुत्व त्वरण क्या होता है। गुरुत्व त्वरण वो होता है, गुरुत्व केंद्र वह होता है, वह बिंदु जहाँ पे उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं जानना, जो ठोस गोला होता है उसका पूरा गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, गोले के केंद्र पे होता है। यदि समान छड़ है कोई, तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, बीचों बीच होगा, ठीक। ओके, बस इससे गुरुत्व केंद्र से संबंधित केवल दो ये चीजें जानना है। शंकु का क्या होता है, 1/3 ऊंचाई पर होता है। शंकु आप जानते हो ना, इस तरीके से शंकु इसके 1/3 जो ये ऊंचाई है, 1/3 ऊंचाई पे, 1/3 ऊंचाई पे ही ये होता है। अब आइए कुछ और टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। इसको जूल में मापते हैं, किसमें, जूल में मापते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यदि उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा, जो उसकी स्थिति के कारण वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे तनी हुई स्प्रिंग और बांध बनाना, इकट्ठा किए गए जल से ऊर्जा, चाबी वाली घड़ी, देखिए आप घड़ी भर देते हो ना, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। धनुष, गेंद, ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसके बाद यदि कोई बहता हुआ पानी है, फेंका गया भाला है, तो उसकी गति के कारण कोई चीज़ हो तो गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि यदि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। यदि संवेग को दुगना कर दो, मतलब वेग को यदि आप दुगना कर दो तो गतिज ऊर्जा 12mv² होता है। ये दुगना करोगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुना, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है, संवेग को दुगना करने से गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। संवेग ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती ना ही खत्म, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती। जैसे जब हम लाइट को जलाते हैं, मतलब प्रकाश ऊर्जा जो होती है, प्रकाश ऊर्जा फिर ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, या विद्युत ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। थोड़ा हीट भी हो जाता है ना, तो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती ना ही बनाई जा सकती है, ना इसका विनाश हो सकता है ना ही इसका निर्माण हो सकता है। ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या कहलाता है, आइंस्टीन ने दिया था, E = mc²। इसको सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये जो 1921 वाला समय है, ये भारत की जनगणना का एक विभाजक रेखा कहलाता है। क्यों, क्योंकि 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है, भारत की जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन 1911 से 1921 का ये जो दशक था, इसमें भारत की जनसंख्या घटी थी, बाकी हमेशा बढ़ी है। इसलिए इसको भारत की जनगणना का महान विभाजक रेखा कहा जाता है 1921 को। और इसी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अब आइए कुछ और चीज़ों पे देखते हैं। भार क्या होता है, भार पृथ्वी पर
जो आपका ये द्रव्यमान है और गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही भार होता है। ठीक है, मतलब मतलब W इक्वल टू भार या ऊर्जा सेम वही चीज़ है mg। ठीक है, mg गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान के कारण ये तो भार अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। मान लीजिए आप अपने यहाँ कोई चीज़ तौले 4 किलो का है, यदि उसको ध्रुव पे ले जाओगे तो वहाँ वो 4.5 किलो का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे g का मान अधिक होता है, g का मान अधिक होगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि विषुवत रेखा पे जाओगे तो देखोगे आप 3.5 किलो का ठहरा उसका भार। तो ये क्या होता है, ये आपका वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पे, सबसे कम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। कृत्रिम उपग्रह में जैसे कोई उपग्रह है प्रक्षेपित करते हो, वहाँ पे कोई वस्तु क्या होगी, भारहीनता की अवस्था में होगा। क्यों? आप देखे होगे, मूवियों में देखे होगे कि जो आप अंतरिक्ष में कोई यान होता है वहाँ पे जो व्यक्ति रहता है, साइंटिस्ट, वो ऐसे उड़ते रहते हैं, एक खुद को बांधे रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जी का मान 0 होता है। 0 होगा तो वहाँ पे भार क्या होगा, भाई ये 0 है तो भार क्या होगा, 0 होगा, तो भारहीनता की अवस्था में होते हैं। चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, पृथ्वी की तुलना में कितना होगा, 6वां भाग होगा, आपको बताया मैंने। तो जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। ओके, अब आप बताओ, यदि पृथ्वी का घूर्णन घट जाए, मतलब घूर्णन बंद हो जाए, तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जो इसकी गुरुत्वाकर्षण या उसका जो भार है सेम हो जाएगा। ठीक है, ये जो घूर्णन करता है अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाता है, इसके कारण ध्रुवों को छोड़ करके सब जगह घट जाता है। अब ये घूर्णन करना बंद कर दे तो ध्रुव तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, बाकी सभी स्थानों पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। तो जी का मान बढ़ेगा तो भार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब दिया है कि पृथ्वी पर भार का मान अक्षांश के साथ साथ क्या होता है, भाई परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, आपको बताया ही कि ध्रुवों पे घटेगा, जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, जी का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि लिफ्ट नीचे जा रही है, कोई लिफ्ट में आप बैठे हो, यदि वो नीचे जा रही है तब तो उसका मान क्या होगा, घटेगा। यदि ऊपर जाएगा तो आभासी रूप से बढ़ेगा। लेकिन यदि लिफ्ट टूट जाए और स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही, तब भार क्या हो जाएगी, उस समय भार क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ठीक है, उस समय भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें आप जान गए। अब और कुछ चीज़ों पे देखते हैं हम लोग। सरल लोलक क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है। लोलक जो घड़ी होती है वो कार्य नहीं करती है, इसलिए वहाँ पे क्या, कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं करती। यदि हम लोलक का जो आवर्तकाल होता है ना, आवर्तकाल मतलब जो समय, ऐसे लोलक क्या होता है, इस तरीके ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ऐसे गया फिर वापस आया फिर ऐसे, ये जो समय लग रहा है ना, यहाँ तक ये जो समय लग रहा है, इसी को आवर्तकाल बोलते हैं। यदि L/G यदि लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यदि जी का मान कम करोगे, भाई कम करोगे जी का मान, तो भी क्या होगा, भाई ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इसको कम, तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ, चंद्रमा पे जी का मान क्या होता है, पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है, मतलब कम होता है। देखो 1/6 होता है, तो चंद्रमा पर जी का मान कम है, तो जाहिर सी बात है आवर्तकाल वहाँ क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार आप पढ़ लीजिएगा, तो आवर्तकाल का मान लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वो किस पे करता है, उसकी लंबाई पे और जी पे डिपेंड, केवल इन दो चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। तो चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में L/G आपको मैंने बताया, यदि कृत्रिम उपग्रह होता है जो, वहाँ पे जी का मान क्या होता है, 0 होता है, और किसी भी संख्या के बटे 0 आप करते हो तो क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है या परिभाषित। तो इसीलिए यहाँ पे जो आवर्तकाल है कृत्रिम उपग्रह में, वहाँ पर आवर्तकाल अनंत हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे सरल लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है। ठीक है, कोई लड़का झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाएगा तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसकी L देखो, L बढ़ जाएगी, तुरंत उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, आइए कुछ चीज़ों पे और देखते हैं कि गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, कोई भी चीज़ लंबाई बढ़ती है ना,
गर्मियों में वो बढ़ती है, तो जब लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इसलिए वो सुस्त हो जाती है। सर्दियों में सिकुड़ती है कोई भी चीज़, इसलिए लंबाई घट जाएगी, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, मतलब वो तेज चलने लगेगी, आवर्तकाल घट जाएगा। सर्दियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल घट जाता है और गर्मियों में आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, पदार्थ के अब गुणों पे हम लोग बात करते हैं। जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इनका कुछ घनत्व होता है, और इन सारी चीज़ों पे आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग घनत्व से बात करते हैं कि प्रति एकांक आयतन में, मतलब एक यूनिट आयतन में जितने अणु होते हैं वही उसका घनत्व कहलाता है। मतलब जैसे एक रूम है, सेम, दोनों सेम उसके हैं, 2 रूम है, एक में 20 लोग बैठे हैं, एक में 5 लोग बैठे हैं, तो किसका घनत्व अधिक होगा? जिसमें 20 लोग हैं, इसका घनत्व अधिक होगा। अब यहाँ से प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो जल होता है ना, जल 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है का मतलब क्या होगा कि पास पास इसके अणु आ जाते हैं। यदि पास पास आएंगे तो स्थान क्या होगा? कम घेरेगा। कम स्थान का मतलब हुआ आयतन इसका क्या हो गया? फिर आयतन इसका कम हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो घनत्व होता है ना द्रव का, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, 2 ऐसे आपके यंत्र होते हैं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, डा होता है और हाइग्रो। तो हाइड्रो में जाहिर सी बात है द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है ना, घनत्व, इसी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ग्रो मतलब गैस, ये जो सापेक्ष आर्द्रता होती है हवा में जो पानी होता है, इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर, मतलब गैस, हवा क्या है? गैस है, वहाँ पे मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और जल के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर। ओके, अब घनत्व पे से संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं। जिसका घनत्व अधिक होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगा दूसरे में। घनत्व अधिक होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगा। इसीलिए जो पारा होता है, पारा क्या है? सॉलिड ऐसे लिक्विड उसमें होता है। इसमें यदि हम लोहा डालें, लोहे का टुकड़ा, तो लोहे का टुकड़ा क्या होगा? तैरता रहेगा। लोहे का टुकड़ा नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि जो पारे का घनत्व है वो लोहे के टुकड़े के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन यदि सोने का टुकड़ा डाल दे तो सोना डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सोने का घनत्व होता है ना, वो पारे के घनत्व से क्या होता है? अधिक। तो जिसका घनत्व होगा अधिक होगा वही प्रभावी होगा। ठीक, और जिसका घनत्व अधिक होगा वही कम स्थान घेरेगा। जैसे लोहे का 1 किलोग्राम का बटखरा इतना छोटा सा होता है, लेकिन 1 किलो रुई कितनी होती? ढेर सारी होती है ना। तो ये घनत्व पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 4 डिग्री पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि आयतन, भाई घनत्व अधिक होगा मतलब पास पास होगा, तो जाहिर सी बात है उसका आयतन देखो कम नहीं हो गया, आयतन कम होता है। तो जल जो है, पहले देखो जल जब हुआ, बर्फ पे आयतन अधिक होता है, बर्फ पे आयतन क्या होता है? अधिक होता है। इसका मतलब घनत्व क्या होता है? कम होता है, जस्ट उल्टा होता है। 4 डिग्री, जैसे ही इसको हम और ठंडा करते हैं, 4 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको करते हैं तब इसका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ गया, आयतन घट गया। तो पहले यही आता है कि घनत्व, आयतन क्या होता है? आयतन घटता है। ठीक, तो ये पूछा जाए तो आप ऐसे करोगे। यदि किसी बर्तन में जल भरा है, उस पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन में जल का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। जैसे मान लो आप एक गिलास लिए हो और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, इसमें 4-5 टुकड़ा बर्फ़ का डाल दो। ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा डाल दो, तो क्या ये गिरेगा? नहीं, ये डालोगे तो सेम रहेगा। ये भी पूछा गया है। बर्फ़ का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा, जाहिर सी बात है, वही क्या होगा? तैरेगा ऊपर। ठीक है, वही क्या होगा? तैरेगा। ऐसे मक्खन और दूध में देखा जाए तो मक्खन का घनत्व क्या होता है? मक्खन का घनत्व कम होता है, इसलिए ऊपर क्या होता है? तैरती रहती है। ठीक है, यदि ऐसे हम पानी और तेल का कर लें, पानी और तेल का, तो जो तेल का घनत्व है वो कम होता है, इसीलिए पानी के ऊपर तेल क्या होता है? तैरता रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें घनत्व पे डिपेंड करती हैं। अब यदि हम लोग देखें, यदि कोई चीज़, बर्फ़ का कोई टुकड़ा पानी में तैर रहा है ना, बर्फ़ का कोई टुकड़ा पानी में तैर रहा है, तो उसका 1/10 भाग ही जल के ऊपर रहता है। मतलब आप ग्लेशियर देखते होगे तो ऐसे बाकी हिस्सा नीचे रहता है, ऊपर थोड़ा सा टुकड़ा, केवल 1/10वां हिस्सा। ठीक है, 10 में से केवल 1 हिस्सा ही समझ लीजिए। मतलब यदि ये 10 मीटर है तो केवल 1 मीटर ही ऊपर दिखेगा, बाकी 9 मीटर उसके पानी के अंदर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। जो ऑस्मियम होता है ना, ऑस्मियम धातु सबसे भारी धातु होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। ऑस्मियम धातु सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है।
ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक होता है। सबसे अधिक घनत्व इसी का ऑस्मियम का ही होता है। ओके, अब दाब क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल मतलब F/A, यहाँ से न्यूटन और इसका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। एक ये हो गया, इसकी खोज की थी पास्कल ने, इसलिए इसका एक मात्रक क्या पास्कल भी है। ओके, इसके बाद एक बार में 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ठीक है। एक पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक बार में कितने पास्कल भी हो ऐसे पूछा जाए तो वही 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, ऊर्जा से संबंधित आता है तो 1 जूल बराबर किसके होता है? 10⁵7 अर्घ के। किसके? 10⁵7 अर्घ। ओके, अब जो आपका रेल की पटरियाँ होती हैं इसमें चौड़े स्लीपर बिछाए जाते हैं। चौड़े स्लीपर बिछाए जाते हैं क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ने पर आप बताओ यदि ए को बढ़ाया जाएगा, ये देखो बटे में है ना F/A, अब जो बटे में मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इसको आप एरिया को बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या होगा? कम होगा कि नहीं? ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर यदि कम होगा तभी ये रहेगा, नहीं तो ये अंदर धंस जाएगा। प्रेशर रहेगा तो क्या होगा? अंदर धंस जाएगा। इसीलिए जो कील होती है उसका जो नीचे का हिस्सा होता है उसको नुकीला बनाया जाता है जिससे उसका एरिया घट जाए। ये घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो अंदर धंस जाएगा दीवार में। ठीक है, अब जो द्रव चालित प्रेस होता है या द्रव चालित कार है, द्रव चालित ब्रेक है, ये पास्कल ने किया था प्रेशर से, तो पास्कल के सिद्धांत पर ये काम करता है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब, जो हमारे आसपास का जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाती है जिसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। इस वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है इसका मतलब स्वच्छ मौसम है, धीरे धीरे नीचे गिर रहा है इसका मतलब बारिश होने वाली है, यदि अचानक से नीचे गिर जाए इसका मतलब तूफान आने वाला है। ओके, पृथ्वी की सतह से ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता जाता है। वायुमंडलीय दाब घटने से इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। ऐसी चीज़ें जिनके पिघलने से आयतन बढ़ रहा है ना, आयतन मतलब फैल रहा है, और इसको फैलने से आप रोक रहे हो तो जाहिर सी बात है फैलने से यदि आप इसको रोक रहे हो तो इसका क्या होगा? इसका क्वथनांक क्या होगा? इसका गलनांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता, वो ठंडा होता पानी। अब इसको गलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से आगे की ओर हम बढ़ाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, इससे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये फिर गलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? आयतन बढ़ता है जिसका, उस पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? उसका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। इसके अलावा जो पदार्थ पिघलने पर उसका आयतन घटता है, जैसे पानी जब इसको 4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो इसका घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ गया मतलब पास अणु आ गए तो इसका आयतन क्या हो गया? कम हो गया। आयतन जिसका कम होता है पिघलने पर, उसका दाब बढ़ाने से ये क्या हो जाता है? उसका गलनांक जो होता है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। मतलब जो 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो पहले मान लीजिए ऐसे कि 1 डिग्री सेल्सियस पे या 4 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ यदि वो गलता तो वो 2 या 3 डिग्री सेल्सियस पे ही गलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक की जब बात करें तो दाब का मान बढ़ने पर द्रवों का क्वथनांक क्या हो जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाने पर क्या होता है कि आपका जो वायुमंडलीय दाब है वो घटता है। तो जब दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? क्वथनांक भी घट जाएगा। क्वथनांक का मतलब कि कम टेम्परेचर पे ही वो उबलने लगेगा, और कम टेम्परेचर पर उबलने का मतलब हमें कम ऊष्मा देना पड़ेगा। कम ऊष्मा होगी तो इसका मतलब खाना पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव ही एक क्वालिटी होती है द्रव की कि अपने आप को कम स्थान में घेरने का प्रयास करता है। मतलब यदि एकांक लंबाई काल्पनिक रेखा मान लीजिए, एकांक लंबाई पर जो बल काम करता है वही पृष्ठ तनाव है, और इसका मात्रक देखा जाए तो न्यूटन हो गया और लंबाई का मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर ये भी इसका पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? जल में पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बाद कुछ और चीज़ें कि लोहे की सुई जल की सतह पर तैरती रहती है क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की सतह पर तैरती रहती है। जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। कैसे कम करना है? तो उसमें कुछ ना कुछ मिला दो, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। जैसे ये पृष्ठ तनाव है ना, ये बल
इसको डूबने से रोकता है। ठीक है, मान लीजिए ये डूबने से रोकता है। यदि पृष्ठ तनाव कम होगा तो ये चीज़ डूब जाएगा। ठीक है, ये चीज़ डूब जाएगी यदि पृष्ठ तनाव कम होगा। तो आप डिटर्जेंट डाल दो तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। इसको गर्म कर दो, गर्म करने पर भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसको सिकुड़ने नहीं देगा। क्या होगा, सिकुड़ने नहीं देगा। पृष्ठ तनाव कम का मतलब हुआ कम होगा, इसका मतलब जो इसकी क्वालिटी है सिकुड़ने की, ये नहीं होगा। ठीक है, जब ये नहीं होगा तो ज़्यादा दूर तक ये फैलेगा। तो इसीलिए जो गर्म सूप वगैरह हम पीते हैं वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। गर्म सूप जो है वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव गर्म होने पर कम होता है। कम होने का मतलब हुआ कि ज़्यादा फैल जाता है। इसके अलावा जब हम पानी में तेल डाल देते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव कम, पता है ना, डिटर्जेंट सब करने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। और जैसे ही मच्छर यहाँ पे बैठता है, लार्वा आता है, तो उसी पानी में डूब के मर जाता है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं पनपने पाता है। तो मच्छरों के लार्वा जल में डूब कर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद जल में नमक मिलाने पर भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चीनी मिला दोगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, अब श्यानता क्या होती है? श्यानता इसके गाढ़ेपन से डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप शहद ले लो और पानी ले लो और चीनी और पानी का घोल ले लो, तो श्यानता किसकी, गाढ़ापन किस में होगा, शहद में। तो इसकी श्यानता क्या होगी, ज़्यादा होगी। पानी वाले की सबसे कम होगी। और पानी और चीनी का जो मिश्रण होगा उसकी पानी से ज़्यादा और शहद से कम होगी। ठीक है, तो श्यानता क्या कर डिपेंड करता है, ये ताप आप बढ़ाओगे, किसी चीज़ को गर्म करोगे तो जाहिर सी बात हो उसके अणु दूर दूर भागेंगे। इसका मतलब उसका गाढ़ापन क्या होगा, उसका गाढ़ापन दूर दूर भागेंगे तो उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, उसकी श्यानता घट जाएगी। आप ये मत करना कि वाष्पीकृत होकर उड़ जाए पानी, ऐसा नहीं है। ठीक है, गाढ़ापन बढ़ जाएगा। वही सेम वैसे ही रहे, उतना ही आयतन रहे तो उसका श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है। अच्छा, गैसों के बारे में यदि हम बात करें, यदि गैसों की गैस आप बताओ, गैस भरें इसमें, उसमें और ज़्यादा ऊर्जा दे दो तो ये ज़्यादा ऊर्जा लेकर के इसकी श्यानता मतलब प्रतिरोध वाला ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। लेकिन यदि द्रव हो और इसको करें तो इसकी श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती। गैसों की बढ़ती है लेकिन द्रवों की ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है। अब ये श्यानता किस कारण से होती है, अणुओं, जो मान लीजिए शहद है उसके अणुओं के मध्य जो है एक बल काम करता है, उसको बोलते हैं ससंजक बल। क्या बोलते हैं, ससंजक बल कहते हैं। इसके बाद यदि ये दो प्रकार के पदार्थ हैं, इनके बीच जो बल लगता है उसको आसंजक बल बोलते हैं। जो अपने ही प्रकार के अणुओं के बीच लगे वो ससंजक बल, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के लगे वो आसंजक बल कहते हैं। तो शहद यहाँ पे दिया हुआ, जल और वायु में किसकी श्यानता अधिक होगी, जाहिर सी बात है जल की होगी। शहद और जल में किसकी श्यानता अधिक होगी, शहद की। गाढ़े और पतले द्रव में किसकी श्यानता अधिक होगी, गाढ़े द्रव की। तो आप देख लिए गाढ़ेपन से डिपेंडेंट होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ससंजक और आसंजक बल दिया हुआ है। लालटेन या लैंप जो है, बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, ये केशकत्व के कारण। जैसे आप देखते हैं ना, यहाँ पे बत्ती लगी होती है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे जलाते हैं हम ऊपर, और जो यहाँ पे मिट्टी का तेल भरा होता है केशकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। ससंजक आसंजक बल बता दिया मैंने। अब कोई चीज़ यदि किसी चीज़ को गीला करता है, इसका मतलब कि दो प्रकार, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि एक कांच है, ये अलग इसके हो गए और पारा अलग हो गया। अब जो पारा होता है कांच की दीवार को गीला नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पारा अलग और इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आसंजक बल। तो जो उनमें आसंजक बल है वो ससंजक बल से क्या होता है, कम होता है। यदि ये जो हावी होगा वही तो लगेगा। तो ये जो बल लग रहा है ये आसंजक बल हुआ, और जिनके अपने अणुओं के बीच लग रहा है वो ससंजक बल। तो यदि ये ससंजक बल अधिक है तो दूसरे के पास इसको जाने देगा, तो आप कहोगे नहीं। यदि आपके पास यूनिटी ज़्यादा है तो क्या आप अपने किसी भाई बंधु को बाहर जाने दोगे, तो आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब ये इसको गीला नहीं कर पाता है। लेकिन यही इसका ससंजक बल ये कमज़ोर होता और ये आसंजक बल मजबूत होता तो क्या हो जाता, तब इसके पास चला जाता। तो यही होता ससंजक और आसंजक बल के कारण। चौक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना आसंजक बल के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, अब विसरण क्या होती है, विसरण का मतलब ही होता है कि विसरण का मतलब क्या होता है कि पदार्थ के अणु के उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भागते हैं। आप बताओ, यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है और छेद कर दो थोड़ा सा तो क्या होगा, बाहर की ओर नहीं भागेगा। तो सेम वही चीज़ होता है गैसों के कारण। जैसे परफ्यूम आप एक जगह मारते हो रूम में और सब जगह धीरे धीरे वो फैल जाता है, इसी को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि जब किसी भी
पदार्थ को, किसी भी वस्तु को द्रव में हम लोग डुबोते हैं तो द्रव भी ऊपर की ओर द्रव में डुबोए तो इसके भार के कारण एक बल नीचे की ओर लगा और द्रव ऊपर की ओर बल लगाता है, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। अब ये बोला कि जो नीचे की ओर वाला यदि हावी है ये ज़्यादा बल लगा रहा है तो ये पानी में डूब जाएगा। जैसे ये नीचे लगा रहा है भार और ये जो है पानी ऊपर लगा रहा है, तो ये वाला यदि हावी होगा तो डूब जाएगा। यदि हावी नहीं, ये दोनों बराबर हैं तभी क्या होगा, ये तैरता रहेगा। यदि ऊपर वाला ये वाला हावी है तो एकदम सतह पे एकदम ही ऊपर रहेगा, जैसे कागज देखो, ठीक है। लेकिन बर्फ या कुछ इस तरीके से वो आधा डूबा हुआ रहता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो तो इस स्थिति में वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो तो वस्तु द्रव के अंदर डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम हो तो उसका कुछ हिस्सा द्रव के बाहर निकल जाएगा और वस्तु तैरेगी, ठीक है। तो हम तैरते इसीलिए हैं जब उत्प्लावन बल और जो हमारा भार है दोनों जब क्या होता है, उत्प्लावन बल ज़्यादा रहता है तो हम तैरते रहते हैं। इसीलिए जो समुंदर होता है, समुंदर में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, श्यानता भी काम करती है और ज़्यादा पानी होता है, तो ऊपर की ओर जो उत्प्लावन बल काम करता है ये ज़्यादा होता है नदियों की अपेक्षा, और जिस वजह से ये उत्प्लावन बल ज़्यादा है तो इसलिए हम क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसकी क्वालिटीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकत्व में। चुंबक आप जानते हो, चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक आप छोड़ दो तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही जाके नॉर्थ और साउथ पोल में जाके रुकेगा। अब ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है यहाँ पे चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, जो इसका मध्य वाला सिरा होता है यहाँ पे चुंबकत्व सबसे कम होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए चुंबक के सभी सिरों पर क्या चुंबकत्व तो समान होता है, तो नहीं, उसके जो पोल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है और केंद्र की तरफ सबसे कम होता है। चुंबक को जितने टुकड़ों में आप काटोगे हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल जरूर बनेगा। एक समान सिरे मतलब नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और साउथ साउथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब दूर हटाते हैं। आप ऐसा करके देखे होंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्वालिटी के आधार पे चुंबक 3 प्रकार के होते हैं, जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, साथ ही साथ लौह चुंबकीय पदार्थों के रूप में बांटा जाता है। कुछ पदार्थों कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक के रूप में बनाया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात और कोबाल्ट। ये इन पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। चुंबक के किनारे दोनों सिरों को चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक के किस स्थान पर चुंबकत्व तो सबसे कम होता है? मध्य में। यदि किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो स्थिर होने पर उनकी दिशा क्या होगी? उत्तर और दक्षिण। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से, सॉफ्ट लोहे से बनाया जाता है, और अस्थायी जो परमानेंट चुंबक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? इस्पात से बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ये जो घरों में बिजली आती है, घरों में बिजली, ये एसी करंट होती है, अल्टरनेटिव करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा जब उच्च वोल्टेज जब हाई रहता है तो इसको कम वोल्टेज में कर देता है, और जब कम वोल्टेज रहता है हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये काम ट्रांसफार्मर करता है। इसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रांसफार्मर में लोहे का क्रोड लगा होता है, जो नर्म लोहे का ही बना होता है, और ये एक प्रकार से आप बताओ अस्थायी चुंबक के रूप में, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा यूज किया जाता है, तो ये अस्थायी चुंबक के रूप में काम करने लगता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद गतिशील वैद्युत आवेश कहाँ उत्पन्न? इन्हीं चुंबकीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे प्लैटिनम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। मतलब इनको कुछ ऐसा कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो ये चुंबक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही टेम्परेचर ये सब हटाएंगे तो फिर ये अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। गर्म करने पे चुंबक जैसा व्यवहार करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये चुंबक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो जिनको चुंबक मतलब लेस ये चुंबक होते हैं, मतलब इनको चुंबक के रूप में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे सोना चांदी कभी चुंबक के रूप में काम नहीं करता है, जल भी चुंबक के रूप में काम नहीं करता, हाइड्रोजन भी चुंबक के रूप में काम नहीं करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है, और जो इसकी तीव्रता होती है ना, तीव्रता, वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको टेस्ला भी बोला जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी कहते हैं, ठीक है।
ओके दोस्तों, तो ये हमारा चुंबकत्व का हो गया है। चुंबक के बारे में हम लोग बस इतना ही आपको चुंबक के बारे में जानना है। इसके बाद चुंबक के बाद आपको बचता है इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वहाँ से नाइक्रोम, टंगस्टन और इन सब से फिर वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी चूंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो कल हम लोग वो करेंगे, और टेस्ट पेपर नंबर 11 तो उसको ख़त्म करके टेस्ट पेपर 11 पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।